उत्तराखंड में और मैं हूं आपके साथ आयुष चतुरांश। छठे चरण के लिए चुनाव प्रचार का शोर थम चुका है और छठे चरण में 10 जिलों की 57 सीटों पर वोटिंग होगी। अब छठे चरण में कुल 676 प्रत्याशियों की किस्मत का फैसला होगा। इसमें बलिया, गोरखपुर, बलरामपुर, देवरिया में 3 मार्च को मतदान होना है। गोरखपुर से ही आपको बता दें कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी चुनावी मैदान में हैं। तो छठे चरण के लिए चुनाव प्रचार का जो शोर है वो थमा हुआ है, लेकिन अब जो प्रत्याशी हैं उनके द्वारा अपना जो प्रचार है वो कंप्लीट हो चुका है। छठे चरण में 676 कैंडिडेट हैं जिनकी किस्मत का फैसला होना है और अब जनता किसके पक्ष में फैसला करेगी यह देखना होगा, क्योंकि 3 तारीख को मतदान होना है और चुनाव प्रचार का शोर थम चुका है। यानी कि अब 7वें चरण के लिए पार्टियां अपना प्रचार करेंगी, लेकिन छठे चरण का जो प्रचार है उसका शोर आज से थम गया है। तो बड़ी जानकारी है, छठे चरण में कई दिग्गजों की साख विदाओं पर है और इसमें सबसे महत्वपूर्ण है गोरखपुर सदर की सीट, जहां से इस बार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी विधानसभा के चुनाव को लड़ रहे हैं और इसके अलावा कई अन्य दिग्गज भी चुनावी मैदान में हैं। देखना यह है कि अब जो दावे हो रहे थे या फिर जो पार्टियों ने प्रचार किया है, जिन बातों को जनता के बीच में रखा है, उसमें कौन सा असर इनका देखने को ज्यादा मिलता है जनता के बीच में। मनीष जायसवाल कुशीनगर की जो पडरौना विधानसभा सीट है वहां से बीजेपी के कैंडिडेट हैं। मोहम्मद जहीरुद्दीन को आपने देखा, समाजवादी पार्टी से थे। गोरखपुर शहर का जो विधानसभा सीट है वो भी समझ लें। योगी आदित्यनाथ हैं, सभापति शुक्ला हैं, इनके बीच में सीधी टक्कर है। खजनी जो है यहाँ पे श्रीराम चौहान और रूपावती बेलदार, इन दोनों के बीच में खजनी विधानसभा सीट पर सीधा मुकाबला है। कैपियरगंज जो विधानसभा सीट है गोरखपुर की ही, यहाँ पर बीजेपी और समाजवादी पार्टी की तरफ से आप देखें फतेह बहादुर हैं बीजेपी से और काजल निषाद समाजवादी पार्टी की तरफ से। और देवरिया की जो रुद्रपुर विधानसभा सीट है वहां पे जयप्रकाश निषाद हैं भारतीय जनता पार्टी की तरफ से और राम भुवाल निषाद समाजवादी पार्टी की तरफ से कैंडिडेट हैं। और सीधे रुख कर लेते हैं गोरखपुर का। सुशील हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं। सुशील, चुनाव प्रचार का शोर तो थम चुका है, लेकिन इस बीच किस तरह का मुकाबला आपको वहां पर नजर आ रहा है? क्योंकि नजर सबसे ज्यादा इस समय अगर कहीं पर है तो वो गोरखपुर पर है, क्योंकि योगी आदित्यनाथ भी इस बार अब चुनावी मैदान में हैं। क्या जानकारी है आपके पास और गोरखपुर का थोड़ा चुनावी मिजाज बताएं। बिल्कुल आयुष, सही कहा आपने, क्योंकि छठे चरण के चुनाव का आज जो है प्रचार प्रसार समाप्त हो गया है। यानी अब इसके बाद कोई प्रचार जनसभा नहीं होगी, कोई रैली नहीं होगी और इसी के साथ जो है 3 मार्च को यहाँ पे वोटिंग होगी और जो है मतदाता अपने अपने प्रत्याशियों की किस्मत में पे जो है ईवीएम में दर्ज कराएंगे। ऐसे में गोरखपुर की अगर बात करें तो सबसे ज्यादा 9 विधानसभा में गोरखपुर का सदर विधानसभा सीट काफी हॉट सीट है, क्योंकि प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उस सीट से बीजेपी के उम्मीदवार हैं और साथ ही उस सीट पर भीम आर्मी के चीफ जो है चंद्रशेखर आजाद उस सीट पे है। समाजवादी पार्टी से सुभावती शुक्ला है, कांग्रेस से चेतना पांडे हैं और आप पार्टी से जो है श्रीवास्तव है, शेख श्रीवास्तव। तो ऐसे में आप समझ सकते हैं कि किस तरीके का ये चुनावी पूरा रण है कि एक से दूसरे, तीसरे, चौथे, पांचों पार्टी जितनी भी पार्टियां हैं वो अपने अपने तरीके से मतदाताओं को रिझाने की कवायद की हैं। लगातार जनसंपर्क हुआ है, लगातार रैलियां हुई हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जो बीजेपी की अगर बात करें तो बीजेपी अपने विकास के मुद्दे को लेकर के जो है जनता के बीच पहुंच रही है और कल योगी आदित्यनाथ का रोड शो भी हुआ था जिसमें अच्छा खासा मॉब देखने को मिला था। वहीं उसके एक दिन पहले अखिलेश यादव का भी रोड शो हुआ था, उसमें भी अखिलेश यादव ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए तमाम तरह के आरोप लगाए थे। तो इस तरह के चीजों को लेकर के लगातार एक से दूसरे पे आरोप लगाने का ये जो दौर का सिलसिला है अब इस छठवें चरण में आज जाके समाप्त हो गया है। अब इसके बाद मतदाताओं के ऊपर है कि मतदाता किसे अपना नेता चुनती है, किसे अपने विधानसभा क्षेत्र का विधायक बनाती है। बिल्कुल सुशील, देखिए अब सदर सीट को लेकर के जो बात आपने कही, हालांकि योगी आदित्यनाथ अब वो तो सूबे के मुख्यमंत्री हैं, दूसरी बात उनका खुद का लोकसभा का क्षेत्र भी गोरखपुर रहा है, इसलिए वहां का थोड़ा सा समीकरण समझाइएगा। और दूसरा ये, क्योंकि अभी मुख्यमंत्री जब चुनावी रैली को भी संबोधित कर रहे थे तब भी उन्होंने बताया कि जो 9 सीटें थी उनमें से 8 सीटें भारतीय जनता पार्टी ने जीती थी, एक पर भारतीय जनता पार्टी को जीत मिली नहीं थी, लेकिन 9 में से 9 जीत जाएंगे तो बहुत बढ़िया होगा, यह बात मुख्यमंत्री कह रहे थे। दिलचस्प है क्या इस बार 22 के अंदर आपको लग रहा है कि 17 वाली जो चीजें हैं उसमें कहीं चैलेंज है इस बार गोरखपुर वाली? अगर हम पूरी इस क्षेत्र को या इस पूरे बेल्ट को देखें, सभी विधानसभा क्षेत्रों को अगर हम देखें तो सुशील।
देखिए, बिल्कुल सही सवाल किया आयुष आपने। पिछली बार की अगर 2017 की बात करें तो मोदी का चेहरा फैक्टर था और मोदी के चेहरे पे पूरे बीजेपी चुनाव लड़ रही थी। लेकिन इस बार का फैक्टर थोड़ा अलग है। इस बार योगी आदित्यनाथ के चेहरे को लेकर के पूरी बीजेपी चुनाव लड़ रही है और पूरे प्रदेश में अच्छी खासी सीट ला करके पूर्ण बहुमत से सरकार बनाने का दावा कर रही है। लेकिन बात केवल गोरखपुर विधानसभा की अगर कर ले तो 9 विधानसभा में केवल एक जो है सीट गंवाई थी बीजेपी ने, चिल्लू पार की, जहां पर जो है बसपा के उस समय थे विनय शंकर तिवारी, वो उन्होंने जो है जीत दर्ज कराई थी। लेकिन इस बार बीजेपी पूरी तरीके से कवायद कर रही है कि 9 को 9 सीट जो है अपने खाते में कर ले, अपने पाले में कर ले। इसी वजह से सोच समझ करके जातीय समीकरण को देखते हुए लोगों को और मतदाताओं को ध्यान में रखते हुए अपने प्रत्याशी को उतारा गया है। क्योंकि जो एक विधानसभा था चिल्लूपार का, जहां पे बीजेपी ने अपनी सीट गंवाई थी, वहां पर राजेश त्रिपाठी को बीजेपी ने उम्मीदवार बनाया है। पिछली बार भी वो थे लेकिन किसी कारणवश हार गए थे। और इस बार समाजवादी पार्टी में, यानी जो बसपा से कैंडिडेट और जो जीते थे विधायक विनय शंकर तिवारी, वो समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार हैं। अब सपा पे ने उन पर जो है भरोसा जताया है और वो समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट हैं। तो अब देखना ये होगा कि क्या वहां की जनता एक बार फिर से विनय शंकर तिवारी को जीत दिलाती है या फिर राजेश त्रिपाठी को, क्योंकि बहुत कम मतों से राजेश त्रिपाठी हारे थे। तो ऐसे में सबसे दिलचस्प जो सीट है वो गोरखपुर का सदर विधानसभा है और दूसरे अगर किसी की नजर है बीजेपी की या अन्य पार्टियों की तो वो चिल्लूपार में है। समाजवादी पार्टी भी चाहती है कि ये सीट तो हमारे पास आए, साथ ही जो अन्य जो विधानसभा गोरखपुर के अन्य जो सीटें हैं वो भी उनके पाले में आए। और बीजेपी की रणनीति ये है कि कहीं ना कहीं जो एक विधानसभा सीट वो हार गई थी वो भी बीजेपी के पाले में आए। तो फिलहाल अब अपने अपने तरीके से कोशिश तो सभी ने किया है, लेकिन अभी आने वाला जो है 10 मार्च बिल्कुल बिल्कुल सुशील, आप बिल्कुल सही कर रहे हैं कि भाई देखिए ये जो कोशिश है उसमें कामयाबी कितनी मिल रही है ये तो देखना पड़ेगा और 10 तारीख का हम लोग इंतजार करेंगे। मनोज भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, महाराजगंज का भी हम जरा समीकरण समझते हैं। मनोज, क्या जानकारी है? एक तो चुनाव प्रचार का शोर थम गया है, लेकिन महाराजगंज को लेकर के इस समय वहां की जनता का जो मूड है वो आपने किस तरह से एसेस किया? और दूसरा ये बताएं कि इस बार वहां पर क्या दिलचस्प लड़ाई आपको नजर आ रही है राजनीतिक तौर पर, इसको भी अपडेट करें मनोज। जी बता दें कि महाराजगंज जनपद में कुल 5 विधानसभा है। 5 विधानसभाओं का मतदान 6वें चरण में 3 मार्च को होने हैं। जो कल जो पोलिंग पार्टी है वो कल सुबह यहाँ से रवाना होंगी। और आपको बता दें सुरक्षा की व्यवस्था देखा जाए तो ये जिला महाराजगंज जनपद नेपाल बॉर्डर से सटा हुआ है, उसको लेकर एजेंसियों को सतर्क कर दिया गया है, सुरक्षा बढ़ा दी गई है और बॉर्डर को सील कर दिया गया है। आपको बता दें कि यहाँ चुनाव की बात करें तो चुनाव का जो माहौल है यहाँ सीधे सपा और भाजपा के बीच में है। 2017 में आपको बता दें कि 2017 में 5 सीटों पर बीजेपी का 4 कब्जा रहा है और एक निर्दल प्रत्याशी रहे हैं। और राजनीतिक माहौल की हम बात करें तो यहाँ बड़े चेहरे में एक सपा के सरकार के पूर्व मंत्री शंखलाल माझी फरेंदा से चुनाव लड़ रहे हैं और दूसरे चेहरे अमनमणि त्रिपाठी जो नौतनवा विधानसभा के हैं उनके लड़के अमन लड़ रहे हैं बसपा से। इस समय लड़ाई सपा और भाजपा के बीच चल रही है। चलिए अब देवरिया का भी थोड़ा हाल जानते हैं, हमारे साथ घनश्याम देवरिया से जुड़ रहे हैं। घनश्याम, क्या जानकारी आपके पास है? चुनाव प्रचार का शोर थम गया है, लेकिन अगर देवरिया के बारे में हम लोग समझना चाहें तो इस बार 17 से 22 तक वहां पर क्या बदला हुआ आपको नजर आ रहा है और कितना दिलचस्प है इस बार का ये विधानसभा का चुनाव? पार्टी को 7 विधानसभा सीटों में से 6 मिला था, एक समाजवादी पार्टी के पाले में गया था और बाकी जो 6 था वो भाजपा था। इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात जो हमारे कांटे की लड़ाई है, एक मंत्री जो कैबिनेट मंत्री सूर्य प्रताप शाही वही समाजवादी पार्टी के ब्रह्माशंकर त्रिपाठी जो दोनों बार आपस में चुनाव लड़ते थे, एक बार जीतना एक बार, लेकिन इस बार संजोग ऐसा है कि दोनों एक साथ चुनाव पुनः लड़ रहे हैं और वो पथनदेवा विधानसभा से चुनाव लड़ रहे हैं। इसमें स्थिति कांटे की लड़ाई है। वहीं अगर देवरिया सदर की बात करें तो पूर्व विधायक जन्मेजय सिंह के पुत्र हैं और सलभ मणि जो भाजपा से चुनाव लड़ रहे हैं, उनके में दोनों आदमी में कांटे की लड़ाई है। वहीं जयप्रकाश निषाद अगर रुद्रपुर विधानसभा की बात की जाए तो वो राज्य मंत्री हैं और वहीं पे कांग्रेस के प्रवक्ता अखिलेश प्रताप सिंह है और भाजपा छोड़ और बसपा में शामिल हुए हैं तिवारी, सुरेश तिवारी। उन्होंने त्रिपुरात्मक लड़ाई है, उसमें स्थितियां जातीय समीकरण अगर जिधर पलटे वो बाजी मार लेंगे। वहीं अगर बरहट की बात करें, बरहट विधानसभा सीट के, तो वहां पूर्व मंत्री
दुर्गा प्रसाद मिश्र के लड़के हैं, साका लड़ रहे हैं भाजपा से, और वही राम प्रसाद जायसवाल जो बसपा के कदावर नेता होते थे, उनके पुत्र समाजवादी पार्टी से चुनाव लड़ रहे हैं। दोनों में कांटे की लड़ाई चल रही है। वहीं अगर सलेमपुर की बात करें, सलेमपुर सुरक्षित सीट है, उसमें पूर्व विधायक बनबोध प्रसाद लड़ रहे हैं जो समाजवादी पार्टी से। वही भाजपा छोड़ सपा में गई विजय लक्ष्मी सिंह, वो लक्ष्मी फिर पुनः वापस भाजपा ले आने के बाद उन्होंने भाजपा से टिकट लेके चुनाव सामने लड़ रही। दोनों कांटे की लड़ाई यहाँ भी चल रही है। अगर विधानसभा भाट पार की बात किया जाए, वो पंडित कामेश्वर उपाध्याय का गढ़ है, और वहां पर उनके पुत्र डॉक्टर आशुतोष उपाध्याय चुनाव लड़ रहे हैं जो वर्तमान में विधायक भी हैं, और वही उनके विपक्ष में जो सभा कुंवर है, जो भाजपा में बसपा छोड़कर भाजपा में शामिल हुए हैं, और उनको भारतीय जनता पार्टी ने टिकट दिया है, तो वो अपना आजमा रहे हैं भाग्य। ये दोनों कांटे की लड़ाई चल रही है जी। चलिए, और अब बस्ती का रुख कर लेते हैं। सतीश हमारे साथ बस्ती से हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं। सतीश, आप भी बताएं क्या जानकारी है। चुनाव प्रचार का शोर तो थमा, लेकिन इस बार वहां पर विधानसभा चुनाव कितना दिलचस्प आपको नजर आ रहा है, 17 से 22 तक क्या बदला है वहां पर? देखिए, बस्ती में विधानसभा चुनाव की अगर बात की जाए तो यहाँ 5 विधानसभा सीटें हैं। 5 पे बीजेपी के जो मौजूदा विधायक हैं वो चुनाव लड़ रहे हैं। इसके अलावा जो सपा से कैंडिडेट है वो भी काफी मजबूती से लड़ रहे हैं, और जो बसपा के कैंडिडेट है अगर उनकी बात की जाए तो हरैया में सबसे मजबूत तरीके से बसपा चुनाव लड़ रही है। और क्योंकि पूर्व मंत्री रहे हैं यूपी सरकार में 3 बार, राजकिशोर सिंह, उनको बसपा ने अपना कैंडिडेट बनाया। और अगर सदर सीट की बात की जाए तो यहाँ पर सपा के जिलाध्यक्ष हैं महेंद्र यादव, उनको सपा ने टिकट दिया है, और जिनका सीधा मुकाबला बीजेपी के विधायक हैं दयाराम चौधरी से है। तो अगर कुल 5 सीटों की बात की जाए तो अलग अलग सीटों पे अलग अलग समीकरण बन रहे हैं, अलग अलग मुद्दे हैं, और कुछ पे त्रिकोणीय लड़ाई है तो कुछ पे सपा और बीजेपी आमने सामने लड़ाई है। तो अब ये आने वाला कि किसके पक्ष में सतीश, पहले तो इन 5 सीटों में ये बताएं कि 2017 में प्रदर्शन के लिहाज से क्या रहा था, और दूसरा ये बताएं कि जिन सीटों पे आप त्रिकोणीय मुकाबला बता रहे हैं, थोड़ा सा उनका और विश्लेषण करें। क्या ये त्रिकोणीय होने की वजह से आपको लग रहा है कि दोनों ही पार्टियों के लिए बहुत चैलेंजिंग होने वाला है, चाहे समाजवादी पार्टी या भारतीय जनता पार्टी, जो कि इस समय मुख्य लड़ाई में दिखते हैं? जहां जहां त्रिकोणीय, क्या वहां पर हो सकता है कि कुछ परिवर्तन देखने को मिले? और 17 में क्या था यहाँ 5 सीटों का रिजल्ट, उसको भी एक बार अपडेट करें। देखिए, 2017 के अगर रिजल्ट की बात की जाए तो 2017 में 5 सीटों पर बीजेपी ने जीत दर्ज की थी, और 5 पश्चिम में जो 5 विधानसभा सीटें हैं, इन 5 पे बीजेपी के जो कैंडिडेट थे उनको जनता ने जिताकर उत्तर प्रदेश की विधानसभा में भेजा था। लेकिन इस बार समीकरण बदले हुए हैं, क्योंकि पिछली बार मोदी लहर थी 2017 में, और इस बार मोदी लहर नहीं है। इस बार मोदी लहर का थोड़ा सा कम यहाँ पर देखने को मिल रहा है, क्योंकि इस बार जो जनता है वो थोड़ा सा बदलाव चाहती है। कुछ विधानसभा सीटों पे ऐसे विकास कार्य हैं जो हो नहीं पाए, सड़कें गड्ढे मुक्त हो नहीं पाए, गरीबों को जो भी सरकार की योजनाएं का लाभ मिलना सब मिल नहीं पाया। तो तमाम ऐसे मुद्दे हैं जिसको लेकर जनता भी लामबंद है। कुछ सीटों पर अगर बात की जाए तो बीजेपी मजबूती से लड़ रही है, जिसमें से सदर सीट की बात की जाए तो सदर सीट पे बीजेपी मजबूत है, लेकिन समाजवादी पार्टी के जो कैंडिडेट हैं वो काफी मजबूती से उनको टक्कर दे रहे हैं, क्योंकि 2017 में भी वो दयाराम चौधरी जो बीजेपी के कैंडिडेट हैं उनके सामने चुनाव मैदान में थे। लेकिन इस बार जो फिर से वो चुनाव मैदान आमने सामने बीजेपी और सपा के जो कैंडिडेट हैं आमने सामने दोबारा 2022 में भी हैं। और अगर रुधौली विधानसभा सीट की बात की जाए तो यहाँ पर काफी आश्चर्यजनक तरीके से आम आदमी पार्टी के जो कैंडिडेट बनाए गए हैं, जिनके बाबा कई बार पूर्व मंत्री रह चुके हैं उत्तर प्रदेश सरकार में, पिता भी पूर्व विधायक रह चुके हैं रुधौली विधानसभा से, और उनके बेटे अब इसमें पुष्कर आदित्य सिंह वो रुधौली विधानसभा से आम आदमी पार्टी से ताल ठोक रहे हैं, और काफी मजबूती से लड़ रहे हैं, क्योंकि उनका अपना परंपरागत वोट है, उनके अपने व्यक्तिगत वोट है, तो वो सीधा सीधा बीजेपी को ही टक्कर दे रहे हैं और बीजेपी के लिए मुश्किल खड़ी कर रहे हैं। हरैया विधानसभा की बात की जाए तो हरैया विधानसभा में बसपा के जो राजकिशोर सिंह है वो काफी मजबूती से लड़ रहे हैं, क्योंकि उनका एक गढ़ रहा है।
राजनीतिक बिल्कुल। तो सतीश, कुल मिलाकर के इस बार जो चुनौती है वो आप बता रहे हैं कि बहुत बड़ी है, और यहां पर देखना ये है कि जो बातें या दो दावे हो रहे हैं उसमें जनता का कनेक्शन कैसे हो पा रहा है। सुशील, गोरखपुर के बारे में थोड़ा और बताएं, क्योंकि गोरखपुर को हम लोग योगी आदित्यनाथ का क्षेत्र लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसी के तौर पर तो देखते हैं कि बड़े लंबे समय तक वो वहां पर रहे और वो सांसद के तौर पर प्रतिनिधित्व करते रहे, लेकिन सूबे का मुख्यमंत्री होने के बाद गोरखपुर से उनका चुनाव लड़ना, वो भी सदर सीट से लड़ना, क्या आपको लग रहा है कि उसका इंपैक्ट उस पूरे परिक्षेत्र में और ज्यादा तरीके से देखने को मिलेगा, या चुनौतियां आपको लग रहा है कि कुछ नई खड़ी हो गई हैं जिससे भी पार पाना बीजेपी के लिए उतना आसान नहीं होगा? सुशील। देखिए, निश्चित रूप से अगर आपको बता दें, चलिए सुशील, मैं आपको रोकूंगा, आपकी ऑडियो मुझ तक नहीं आ रही। घनश्याम, तब तक मैं आपके पास आता हूं। घनश्याम, अगर देवरिया से हम लोग समझना चाहें तो थोड़ा ये बताएं कि इस बार जो सबसे बड़ा इशू है देवरिया के अंदर, वो आपको क्या नजर आ रहा है सभी विधानसभा क्षेत्रों में? घनश्याम, आप सुन पा रहे हैं मुझे? चलिए, घनश्याम तक भी शायद मेरी आवाज नहीं पहुंच रही। मनोज, आपको मेरी आवाज मिल रही है? हाँ, आवाज आ रही है। बिल्कुल। मनोज, महाराजगंज में सबसे बड़ा इशू क्या है, मुद्दे क्या हैं जिस पर आपको लग रहा है कि इस बार जनता वोट करेगी? ये बता दें, महाराजगंज में सबसे बड़ा मुद्दा यह है कि विकास, जो विकास करेगा उसको जनता यहाँ लाइक करेगी, जिसने विकास नहीं किया है उसके लिए जनता लाइक नहीं करने वाली है। महाराजगंज का सबसे बड़ा मुद्दा रहा, पहले से भी रहा, कि महाराजगंज को रेलवे लाइन से जोड़ा जाए। महाराजगंज में बंद चीनी मिलों को, हरिंदा में बंद चीनी मिल है उसको भी चालू कराने के, गड़ौरा चीनी मिल है, सारी चीनी मिलें इस समय बंद हैं, जिससे लेकर एक सिसवा को छोड़ दिया जाए तो बाकी सारी 3 चीनी मिलें यहाँ लगभग बंद हो चुकी हैं, जिससे लेकर किसानों में काफ़ी आक्रोश है। किसानों का गन्ना खेत में ही पड़ा रहा। कितने पिछले वर्ष में किसान करीब आधे से ऊपर नेपाल में अपने गन्ना ले गए, बाकी जिसने बचा खेत में ही उनको जला डाले। जिससे किसान का सबसे बड़ा मुद्दा यही है कि कम से कम चीनी मिल चालू कराया जाए। और यहाँ महाराजगंज नगर की बात करें, महाराजगंज लोगों की बात करें तो महाराजगंज लोगों का ये मुद्दा है कि महाराजगंज पे जिला मुख्यालय पर रेलवे से जोड़ा जाए। ठीक है सतीश, आपके पास भी मैं आता हूं और मेरा सवाल आपसे भी यही है कि अगर मैं समझना चाहूं वहां पर बस्ती के अंदर इस समय जो सबसे बड़ा इशू है वो आपको क्या नजर आ रहा है, और कौन से ऐसे मुद्दे हैं जो आपको लग रहा है कि जनता उसके साथ कनेक्ट हो रही है या वो टच कर रहे हैं, इस पर बड़ा फोकस हुआ है और उसी आधार पर जनता बाहर वोट करने के लिए निकलेगी, या फिर जातिगत समीकरण या ये फैक्टर ही वहां पर ग्राउंड पे काम करता हुआ आपको दिख रहा है? देखिए, 5 विधानसभा सीटों पर अगर बात की जाए तो 5 विधानसभा सीटों पर जातिगत जो फैक्टर है वो काफी मायने रखता है। और इस बार का जो बस्ती जनपद में जो 5 विधानसभा सीटों पर चुनाव हो रहे हैं वो पार्टी बेस्ड नहीं कहूंगा, अधिकतर जो कैंडिडेट हैं उनके चेहरे पर चुनाव हो रहा है, और जो वोटर्स हैं वो कैंडिडेट के चेहरे पर वोट करने का मन बनाया है, ऐसा मेरा आंकड़ा। और अगर बात करें मुद्दों की तो मुद्दे यहाँ पर बड़े सड़क हैं, जो यहाँ की जो 2 सुपर मिलें थी बंद हो गई, उसको इस सरकार में भी नहीं चलाया जा सका। इसके अलावा किसानों की फसल का बकाया भुगतान है तो आज भी पकाया है। इसके अलावा जो फसल नुकसान पशु के द्वारा किए गए उस पर सरकार द्वारा जो दावे थे उस पर सरकार को अमल नहीं किया। तो इस तरह के अलग अलग वर्ग के अलग अलग मुद्दे हैं। इन्हीं मुद्दों को लेकर इस बार जनता वोट करने का मन बना रही है, क्योंकि सड़कें जो है वो दावे तो बीजेपी के विधायकों ने काफी किए, लेकिन जो हकीकत है वो हकीकत में बदल नहीं पाए। सरकार ने भी दावा किया कि सड़कें गड्ढा मुक्त की जाएंगी, लेकिन गड्ढा मुक्त काफी सड़कें ऐसी हैं। बिल्कुल। तो कुल मिलाकर सतीश आप ये कह रहे हैं कि जो लोकल इश्यूज हैं वो बहुत ज्यादा इंपैक्टफुल होने वाले हैं। सुशील, आपको मेरी आवाज मिल रही है क्या? जी आयुष बताएं। बिल्कुल सुशील, सवाल मेरा अभी भी वही है, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और मुख्यमंत्री के तौर पर उनका सदर सीट से लड़ना, क्या वो तमाम विधानसभा क्षेत्रों में 9 की 9 विधानसभा क्षेत्रों में आपको लग रहा है कि इंपैक्टफुल होने वाला है, या चैलेंजेस हैं 22 के अंदर भारतीय जनता पार्टी के सामने? देखिए, कहीं ना कहीं आयुष, अगर भारतीय जनता की पार्टी की बात आती है तो कुछ विधानसभा सीटों पर चैलेंज जरूर है, क्योंकि कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी पिछले 6 महीने से जिस तरीके से तेजी से उभर के सामने आई है वो कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए सोचने पर जरूर मजबूर करती है। लेकिन
बात योगी आदित्यनाथ की आती है तो योगी आदित्यनाथ एक ऐसा नाम है जिनका कभी अपने आप ऐसा नाम है जिनका कद ही अपने आप में काफी है। और शायद यही वजह है कि बीजेपी जो है, भारतीय जनता पार्टी, योगी आदित्यनाथ के चेहरे पर पूरे जो है चुनाव लड़ रही है। तो ऐसे में आप समझ सकते हैं कि पूरे गोरखपुर 9 विधानसभा सीट, या संत कबीर नगर के 3 विधानसभा सीट, या फिर बस्ती, कुशीनगर, महाराजगंज, देवरिया, आसपास के जितने भी विधानसभा सीट है, वहां पे अभी भी कहीं ना कहीं, या कह सकते हैं पूरा पूर्वांचल, अभी भी योगी आदित्यनाथ का अच्छा खासा दबदबा है। और निश्चित रूप से यही वजह है कि योगी आदित्यनाथ के चेहरे पर बीजेपी चुनाव लड़ रही है। अब ये तो देखने वाली बात होगी कि बीजेपी में योगी आदित्यनाथ के चेहरे को जिस तरह से प्रेजेंट किया है और जिस तरह से बतौर मुख्यमंत्री के रूप में उन्होंने जिस तरह से विकास किया है, प्रदेश में तमाम चीजों को लाया है, तो कहीं ना कहीं उसका असर कितना पड़ता है आम जनता के दिलो दिमाग पर, योगी आदित्यनाथ का चेहरा, योगी आदित्यनाथ के काम कितना असर करता है, ये तो आने वाला 10 मार्च ही बताएगा। लेकिन ये जरूर है कि योगी आदित्यनाथ लगातार डोर टू डोर कैंपेनिंग कर रहे हैं, लगातार जनसभाएं कर रहे हैं, लगातार रैलियां कर रहे हैं। यानी सुबह से 10 बजे से जो उनकी रैली शुरू हो रही है, वो देर शाम तक रैलियां हो रही थी। यानी एक अगर जिले की बात करें तो अलग अलग जिलों की बात करें तो लगभग एक दिन में 7 से 8 जनसभाएं वो कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं आप समझ सकते हैं कि आसपास के जिलों में भी उनका वर्चस्व या सुशील, जो कि आपने आसपास के जिलों की बात की है, देवरिया में भी जरा समझते समझते हैं। घनश्याम, ये बताएं, एक तो मुख्यमंत्री के तौर पर योगी आदित्यनाथ का गोरखपुर के सदर सीट से लड़ना, क्या देवरिया तक उसका इंपैक्ट आपको वहां पर दिखता है? और दूसरा ये है कि वहां पर इस बार के जो लोकल इश्यूज हैं, क्या आपको लग रहा है कि वो बड़े इंपैक्टफुल हैं, आप जो चैलेंजिंग हो सकते हैं भारतीय जनता पार्टी के लिए? बता दें कि योगी आदित्यनाथ पूर्वांचल के बसिया माने जाते हैं। वो पूर्वांचल के लिए अपनी पूरी जो पूर्वांचल की सीटें हैं वो पूरा जीतने के मूड बनाए हैं। उन्होंने दौड़ा, जो तूफानी दौड़ा किया था, ये पूर्वांचल में किया था। और विकास की भी बात उन्होंने हर महीने, 2 महीने, 4 महीने वो जरूर आते थे और पूर्वांचल पर विशेष ध्यान दिए थे। उसका कहीं न कहीं इनफैक्ट काम करेगा। उसके बाद योगी जी ने ये जरूर कहा है कि पूर्वांचल में जितनी उनकी सीटें हैं उससे अधिक जो हमारी 1-2 सीटें छूट गई हैं, उससे भी इस चुनाव में हम उसको ले लेंगे। और चुनाव उन्होंने पूरे दावे के साथ किया, हमने विकास किया, गुंडों को जेल में रखा, बुलडोजर चलवाया। ये सब बातें देने के बाद लोगों को ये मन में है, इस बार सीधे टक्कर दे रहा है। लेकिन पूर्वांचल के रहने के बावजूद भी इधर जो समाजवादी पार्टी का गढ़ भी माना जाता है, समाजवादी पार्टी के नेता जो है वो भी जी जान लगाए हैं कि हम सीट यदि दोनों कुल मिला के पूर्वांचल में सम्मान, बिल्कुल, कुल मिलाकर के घनश्याम जो लड़ाई है बड़ी दिलचस्प है। आप लोगों की बातों से भी यह समझ में आ रहा है। बहुत शुक्रिया आप लोगों का समय निकालने के लिए और ये तमाम जानकारी पहुंचाने के लिए। हालांकि एक छोटे से ब्रेक के लिए यहां पर रुकेंगे, उसके बाद फौरन वापस आते हैं।